देख लीजिए, हम लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल की। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का इतना बड़ा वैकेंसी आज तक के इतिहास में नहीं रहा है और ये वैकेंसी जो है ना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा कि आप इसकी तैयारी अगर ढंग से करें और एक एप्रोप्रिएट समय में करें तो आप पूरे सिलेबस को तो कवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ सिलेबस हैं जिसको हम देख करके अगर उस वे में अगर तैयारी करें तो एग्ज़ाम हम निकाल सकते हैं। अब हम आज के जो आपका जो सब्जेक्ट लाए हैं वो इतिहास, ओनली फॉर इतिहास है। यहाँ सिर्फ इतिहास का लाया गया है, वीडियो चालू है, इतिहास का है, ठीक है। इतिहास का जितना भी टॉपिक सिलेक्टेड है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी से ही पूछे जाएंगे। आप उठा के देख लीजिए, पूरे प्रीवियस को देख लीजिए कि जिस टॉपिक से पूछा गया उसी टॉपिक से बार बार दोहराया भी गया है। तो इस चीज़ से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भाई अगर हम इन टॉपिकों को कर ले एक लिमिट वे में, 2 महीने का टाइम दिया है CSBC ने, तो CSBC के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो CSBC वही सवाल डालेंगे क्योंकि उसी टॉपिक से पूछेंगे और वही टॉपिक को हमको कंफर्म कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो इतिहास में हमने उस टॉपिक को सेलेक्ट कर लिया है। वे कौन कौन सी टॉपिक है, चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर वो टॉपिक कौन कौन से है जहाँ से सवाल बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे 100%। वर्साई की संधि, वर्साई की संधि से रिलेटेड जितने भी बातें हैं उन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद है साम्यवादी शासन। साम्यवादी शासन के क्या पहलुए रहे, क्या कैसे हुआ, साम्यवादी क्या है, इन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। आधुनिक काल के मुग़ल बादशाह, जिसको हम उत्तर मुग़ल काल के नाम से जानते हैं, उत्तर मुग़ल काल को आपको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि उत्तर मुग़ल काल से सवाल आए हुए हैं। उसके बाद है मराठा पेशवा। मराठा काल को पढ़ना है क्योंकि मराठा पेशवा काल जो है आपको ध्यान रखना है कि पेशवा का काल से पूछा गया है लेकिन मराठा के काल से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मराठा का काल और मराठा के पेशवा का काल दोनों पढ़ना है। उसके बाद है मध्यकालीन मुग़ल काल, अर्थात मध्यकाल के मुग़ल कालीन को पढ़ना है कि कौन होता है मध्यकालीन मुग़ल काल। उसके बाद हम आपको बता दें गवर्नर जनरल के वायसराय और गवर्नर जनरल, इन चीज़ों को तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कशन सिर्फ उसी चीज़ को करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गवर्नर और गवर्नर जनरल के कार्यकाल, लेकिन यहाँ पे पूरे गवर्नर जनरल नहीं बताए जाएंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल रहे हैं जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं चीज़ों को बताया जाएगा ओनली सिर्फ। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को जानना है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सारे चीज़ से पूछा गया है। उसके बाद है ऐतिहासिक रचनाएँ, मतलब ऐतिहासिक रचना का मतलब ये हुआ कि ऐतिहासिक काल में कुछ दरबारी रहा करते थे और वो दरबारी क्या क्या रचनाएं किए हैं उन चीज़ों से आया हुआ है प्रश्न। जैसे मैं इंडिका का वर्णन कर दूं, जैसे आपको हर्षवर्धन के काल में बाणभट्ट जो है ना थे, वो हर्षचरित लिखा था, तो इस तरह से वो रचनाएं आपको बताना हो। उसके बाद है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको जानना ज़रूरी है कि किस तरह से उसका आगमन हुआ, क्या क्या रही उसकी बैकग्राउंड, इसको जानना है। मैसूर शासकों को जानना है और मैसूर शासकों ने क्या क्या युद्ध लड़े उसको जानना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं विदेशी यात्रियों का आगमन, जितने भी विदेशी यात्री हमारे यहाँ आए हैं, चाहे वो प्राचीन रूप से हो, चाहे वो मध्य रूप से हो, चाहे वो आधुनिक रूप से हो, सभी का मतलब हमको बताना है कि कौन कौन से यात्री हमारे यहाँ आए हैं और क्या किस किस पर्पज़ से आए हैं। उसके बाद है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी चर्चा करना है। राष्ट्रकूट शासकों के बारे में चर्चा करना है कि राष्ट्रकूट शासक से रिलेटेड जो है ना क्या क्या स्थापत्य कला रहे हैं, क्या उनकी विशेषताएं रही हैं, इन चीज़ों को जानना है। संस्था और संस्थापक, मतलब कुछ संस्था बनाए गए हैं जैसे आर्य समाज हो गए, जैसे ब्रह्म समाज हो गया, तो इन सभी चीज़ों को संस्था और संस्थापक से भी प्रश्न आए हुए हैं। मैंने पूरा जितना भी टॉपिक सेलेक्ट किया सारा के सारा प्रीवियस ईयर में मतलब पूछा गया और इन चीज़ों को ही हमको पढ़ना है। ज़्यादा चीज़ पढ़िएगा फिर मालूम चलेगा कि ना तो हम कुछ कर पाएँ और ना ही एग्ज़ाम में जवाब दे पाएँ, इसलिए हमको सिर्फ वही चीज़ पढ़ना है। उसके बाद आपको हम बता दें कि भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच कुछ एग्रीमेंट हुए हैं जो हमारा पड़ोसी देश है, तो उन पड़ोसी देश के बारे में भी जान लेना थोड़ा बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या एग्रीमेंट, क्या क्या समझौते हुए हैं, इन सभी चीज़ों को जानना है। उसके बाद आपको है JP जी का संपूर्ण क्रांति, तो कुछ मूवमेंट हुए हैं जो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए किए गए हैं, तो उन चीज़ों को भी पढ़ना है हमको।
क्योंकि ये हाईलाइटेड रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि विभिन्न आंदोलन जैसे भूदान आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, समन्वय आंदोलन हो गया, तो इन सभी चीज़ों से प्रश्न आए हुए हैं। इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। पत्र पत्रिका और संपादक, मतलब कुछ पत्र लिखे गए हैं, जैसे मराठा हो गया, केसरी हो गया, बाल गंगाधर तिलक का। ऐसे ही कई व्यक्ति ऐसे हैं जो संपादक रहे हैं और उसको लिखे हैं। तो ये आपको स्टैटिक जीके में आ जाता है, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन चीज़ों को पूछेंगे, मतलब बताएंगे। और उसके बाद है आपको विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे सार्क हो गया, जैसे यूएनओ हो गया, जैसे आपको हम बता दें कि बहुत सारे ओपेक हो गया, मतलब बहुत सारे संगठन हैं जिससे प्रश्न आए हुए हैं। तो उससे क्या पूछे जाते हैं? तो उससे पूछे जाते हैं उसका मुख्यालय, और उसमें देश के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, या उसका एस्टेब्लिश्ड पूछ लिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को बताएंगे। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ को एक जगह बताना है, क्या डिफरेंसेज है दोनों में, कब बनी संयुक्त राष्ट्र संघ और कब बनी राष्ट्र संघ। एक जगह बताने का पर्पस ये है कि दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध तथा दूसरी विश्व युद्ध में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को भी पढ़ना है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध। उसके बाद है रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। इन सभी चीज़ों को पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से भी पूछे गए हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म हालांकि मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी इसके पर्पस से भी बताना है, ठीक है। उसके बाद है विभिन्न लोगों का उपनाम से भी सवाल आए हुए हैं, इसीलिए विभिन्न लोगों का, जैसे महात्मा गांधी के कई उपनाम हुए, जैसे अन्य व्यक्ति को कई उपनाम हुए। तो इस तरह से उपनाम को पढ़ना है। ऐतिहासिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, मतलब ऐतिहासिक काल और मध्यकाल और आधुनिक काल को शॉर्ट वे में पढ़ना है, ताकि ये पता चल जाए कि क्या है ऐतिहासिक काल, क्या घटनाएं हुए, क्या क्या चीज़ हुए हैं ऐतिहासिक काल में, क्या घटनाएं हो गए आपका मध्यकाल में, और क्या घटनाएं हो गए आपका आधुनिक काल में। इन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके पढ़ना है। उसके बाद है विभिन्न लोगों द्वारा दिया गया नारा को भी आपको जानना है, जैसे करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। इसी तरह से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इन चीज़ों को भी आपको जानना है। बहुत सारे मतलब नारा जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद हम आपको बता दें, उसके बाद ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे दिया है कि मौर्य प्रशासन होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। मौर्य प्रशासन और सिकंदर के बारे में जानना है कि कैसे सिकंदर का आगमन हुआ, क्या लड़ाई हुई है उनके बीच, और मौर्य प्रशासन में कौन कौन मौर्य शासक आए, इन चीज़ों को भी जानना है। सल्तनत कालीन व्यवस्था, मध्यकाल में एक सल्तनत कालीन आया था जिसमें कौन कौन से वंश शासन किए, इन चीज़ों को जानना है। कौन वंश के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी, इसको भी जानना है। उसके बाद है क्रीमिया युद्ध, अलग से थोड़ा सा कुछ विशेष करके युद्ध जो हुए हैं उन युद्ध को जान लेना है। उसके बाद है प्राचीन शासकों के दरबार में रहने वाले रचनाकार। अब कि बहुत सारे शासक के दरबार में जो है ना बहुत रचनाकार, जैसे कालिदास किसके दरबार में थे, जैसे मेगास्थनीज किसके दरबार में थे, जैसे बाणभट्ट किसके दरबार में थे। तो ऐसे किसके दरबार में है और उन्होंने क्या क्या रचनाएं रची, इसको भी जानना है। स्थापत्य कला, ऐतिहासिक इमारत, जैसे कहने का मतलब है कि कुछ ऐतिहासिक इमारत बनाए गए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जैसे और भी कई लोगों के द्वारा दीन पनाह भवन बनाए गए हैं, जैसे ताजमहल बनाए गए हैं। तो यानी कई तरह की चीज़ें जो है ना, जैसे मकबरे बनाए गए हैं, मस्जिद बनाए गए हैं, तो उन चीज़ों को भी जानना है। साथ में दर्शन और उसके संस्थापक, मतलब कौन कौन से दर्शन बने, जैसे योग दर्शन, न्याय दर्शन, इस तरह से कई दर्शन हुए, 4-5 सांख्य दर्शन। तो उनके कौन कौन से प्रवर्तक रहे हैं उसको भी जानना है। और उसके बाद है बिहार के महाजनपद। तो इस तरह से हम इतिहास के पर्पज़ से मैंने सारा के सारा टॉपिक सेलेक्ट किया, और इतना ही टॉपिक से आपका पूरा इतिहास कवर हो जाएगा। और ये टॉपिक आप कर लीजिएगा तो आप इतिहास के लगभग सवाल आप छोड़ेंगे नहीं, मतलब जितने भी इतिहास के सवाल पूछे जाएंगे लेकिन वो आप छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा अगर रोल किसी का है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, तो आप देखिएगा अगर एक झलक, तो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल है पॉलिटिक्स का, जो कि पॉलिटिक्स का इसके बाद हम पॉलिटिक्स का ही नोट्स बनाएंगे। अभी हम इसका PDF बना रहे हैं, और इसके PDF में हम आज इस एक टॉपिक की चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए देख लीजिए। तो जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि भाई किन किन टॉपिकों को हमको चर्चा करना है, वो टॉपिक मैंने बता दिया है आपको। सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको बताया है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि से आपको क्या क्या बातें याद रखने हैं, मतलब उससे रिलेटेड जुड़े हुए चीज़ों। तो सबसे पहले वर्साई की संधि का जन्म हुआ कैसे,
ये पैदा कैसे ले लिया? तो ये पैदा होने का मेन है प्रथम विश्व युद्ध का होना। किसका होना? इसीलिए हम प्रथम विश्व युद्ध से शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि 14 से लेकर 18 तक ये युद्ध चला है और दो गुट के बीच हुआ है, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। तो सवाल आपसे ये नहीं पूछे जाएंगे कि यह प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ या किन किन गुटों में हुआ। ये पूछे जा सकते हैं कि इस गुट में कौन शामिल था और कौन नहीं था, ऐसे पूछ दिए जाएंगे। तो इसीलिए आपको कन्फ्यूजन, हमको पता है कि सबको आता है, लेकिन क्या होता है कि उस समय एग्जाम में जब जाते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन था, ये जर्मनी था कि जापान था, इसी में कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो यानी कहने का मतलब इसीलिए लिख करके प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हमने ऐसे लिख दिया, आपको पीडीएफ के जरिए आप पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन याद रखिए कि आपको खुद लिखना भी पड़ेगा, तब जा करके आपको याद रहेगा। ठीक है, पीडीएफ बिल्कुल ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ जो है आपका देख लीजिए कि यह बोला है कि मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, इंग्लैंड और जापान का नाम याद रखिए, फ्रांस का नाम याद रखिए। ठीक है, ये जापान जो है ना मित्र राष्ट्र में थे। ये ही एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कौन मित्र राष्ट्र में नहीं थे, तो उस समय जापान की जगह जर्मनी दे देता है, तो जर्मनी नहीं था। यहाँ देखिए धुरी राष्ट्र में था, वही धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब ये शुरुआत डेट पूछ लिया जाता है कि ये डेट कब शुरू हुआ था। 28 जनरली 14 सबको याद होता है, 28 जुलाई याद कर लीजिए। 28 जुलाई को जो है ना प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और लगभग 52 देशों ने, ठीक है, 52 देशों ने इसमें भाग लिया था। आखिर इसको विश्व युद्ध क्यों कह दिए? क्योंकि यह जल, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जल थल आकाश में लड़ा गया था। क्या, कहाँ लड़ा गया था? जल में, ठीक है, थल पर भी लड़ा गया था और वायु में भी लड़ा गया था। इसीलिए हम इसको प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते। एक जगह नहीं, तीनों जगह पर युद्ध हुआ था। ठीक है, लगभग देश के आधा देशों ने भाग ले, मतलब विश्व के आधे देशों ने लगभग भाग ले लिया था, इसीलिए हम इसको प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। उसके बाद है इसका तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंट जो था, फर्डिनेंट को बोस्निया में हत्या कर दिया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था वो बोस्निया आया था घूमने के लेकर के, और वही राजकुमार को मतलब आने वाले राजा बनने वाला था, तो वो उसको क्या कर दिया गया? बोस्निया में हत्या। तो ये आपको बोस्निया याद रखना है कि पूछ दिया जाएगा कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार को कहाँ हत्या कर दिया गया था, तो आपको बोस्निया। और फर्डिनेंट का नाम याद रखना है कि तत्कालीन कारण कौन था? फर्डिनेंट की हत्या। कहाँ पे? बोस्निया में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये विश्व युद्ध का सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेवार है तो कौन है? तो ये है त्रिगुट संधि। त्रिकूट यहाँ पे लिखा गया है, ये त्रिगुट संधि होगा। ठीक है, कौन होगा? या त्रिपक्षीय कभी कभी लिखा जाता है, तो त्रिपक्षीय संधि। तो ये पूछ दिया जाता है कि त्रिपक्षीय संधि किसके बीच हुआ। अब हमको पता है कि त्रिपक्षीय संधि जिम्मेवार है, लेकिन कौन कौन थे इस त्रिपक्ष में? तो एक था ऑस्ट्रेलिया, नहीं ऑस्ट्रिया होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑस्ट्रिया होगा, उसके बाद आपको इटली होगा, उसके बाद जर्मनी होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, तो आप अपने जो नोट कीजिएगा तो वहाँ ध्यान कर लीजिएगा कि ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रेलिया नहीं। ठीक है, ऑस्ट्रिया एक अलग देश है। ठीक है, अब उसके बाद हम आपको बता दें कि तो ये त्रिगुट जो संधि हुई थी, यही ने विश्व युद्ध कराया था। त्रिगुट में कौन कौन थे आपको ध्यान रखना है, त्रिपक्षीय संधि के नाम से भी हम इसको जानते हैं। उसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं कि 1882 में ये संधि जो है ना हुई थी। कब हुई थी? 1882 में। ये महत्वपूर्ण है। 30 जुलाई 1914 को सर्बिया पर हमला। इसकी शुरुआत जो है ना 30 जुलाई, ऐसे शुरुआत तो 28 जून ही माना जाता है, लेकिन 30 जुलाई को सर्बिया पर आक्रमण कर दिया था ऑस्ट्रिया ने। बोला था कि भाई इसके युद्ध मतलब इस राजकुमार के जो है मारने का जिम्मेवार तुम लो, नहीं लोगे तो हम तुम पर हमला कर देंगे। आखिरकार उसने बोला कि हम जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया और यहीं से गुट में गुटबंदी होती चली गई और 52 देश लगभग मिल गए एक दूसरे के मतलब विरोध में और आपस में लड़ने लगे। अब हम आपको बता देते हैं कि 6 अप्रैल 1917 को एक जहाज जा रहा था जिसमें ब्रिटेन के लोग के साथ साथ उसमें अमेरिका के भी लोग थे। अब अमेरिका के लोग थे तो इसको तो जो दुश्मन था उसको तो लगा कि ब्रिटेन का आदमी आ रहा है, डुबा दो उसको। ऐसी परिस्थिति में उसने जहाज को डुबा दिया, अमेरिका का आदमी उसमें मर गया। अब अमेरिका तो बीच में कूदना ही चाहता था कि एक क्लू मिल गया और उसमें कूद गया, मतलब इस विश्व युद्ध में कूद गया। मतलब ये युद्ध में कूदा 6 अप्रैल 1917 को।
ठीक है। तो पूछा जाता है कि अमेरिका कब शामिल हो गया, 6 अप्रैल 1900। और इसी समय 1917 में रूस में अपने ही देश में क्रांति आ गई थी, जिसको हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। ये बोल्शेविक क्रांति के कारण रूस इस समय अलग हो गया, प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो कारण क्या था, 1917 के रूसी क्रांति। आप पूछा जाता है कि रूस जो है ना प्रथम विश्व युद्ध से क्यों अलग हो गए या कब अलग हो गया, तो 1917 में अलग हो गया। कारण क्या था, उसके अपने ही घर में रूसी क्रांति शुरू हो गई थी, पब्लिक लोग नाराज होकर रूसी क्रांति शुरू कर दिए थे। चलिए 11 नवंबर 1918 को युद्ध का विराम हो गया और अमेरिका का शामिल होते हुए ज़्यादा दिन नहीं चला, 11 नवंबर 1918 को युद्ध का विराम हो गया, मतलब युद्ध रुक गया। अब युद्ध रुका तो उसके बाद अब होना था फैसला। भाई युद्ध सब अपने अपने सहमति से बोला कि युद्ध बंद करो, बंद करो, बंद कर लिया गया। अब सहमति होना था, तो सहमति होना था, तो उस परिस्थिति में क्या हुआ कि 28 जून, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 28 जून 1918 होगा, ठीक है, 28 जून 1919, 28 जून 1919, ये लिख लीजिएगा, 28 जून 1919, 28 जून 1919 को वर्साई की संधि होती है, यही कारण से। तो अब वर्साई की संधि क्यों हुई है, अगर इस कहानी पे में आपको याद है तो 100% आपको याद रहेगा कि 28 जून 1919 एक वर्साई की संधि के कारण मैं आपको सब बताया हूँ। क्यों, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट वर्साई की संधि से ही रिलेटेड है। तो वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुआ। अब ये एक अपमानजनक संधि थी। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा भार जर्मनी पर लाद दिया गया, कहा कि तुम ही युद्ध करवाए हो, तुम ही लड़वाए हो, जितना तुम्हारा जो खर्चा है सबको खर्चा तुम ही को देना पड़ेगा। तो अब इससे हो गया जर्मनी कंगाल, जर्मनी क्या हो गया, कंगाल हो गया। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है जो है। लेकिन जब ये संधि हुई थी तो उस समय यहाँ का जो सरकार था वो बिट्समैन था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, बिट्समान था। तो बिट्समान ने कहा कि नहीं, हम इस संधि को नहीं मानते हैं। तो क्या हुआ, जब संधि को नहीं माना तो क्या उसको त्यागपत्र देना पड़ा, सरकार उसकी गिर गई और लास्ट में दूसरा किसी का सरकार बनता है, ठीक है, और उसने क्या कर लिया, नया सरकार बना करके उस संधि को स्वीकार कर लिया। मरता क्या नहीं करता है, लास्ट में उसको मानना ही था, नहीं मानता तो क्या होता, ज़बरदस्ती लोग छीन लेता, क्योंकि युद्ध विराम हो चुका था और लोग बोल दिया था कि भाई अब हम युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। बात समझ में आ गया। वर्साई की संधि, वर्साई की संधि जर्मनी के लिए अपमानजनक संधि थी, इसलिए इसमें जो है इस डिस्मे लिखा है, बिट्समान होगा यहाँ पे, इनकार कर दिया था। और इनकार करने के बाद जो है ना युद्ध, फिर नया सरकार बना, जिसके कारण ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए इसी संधि ने नाजीवाद और फांसीवाद को जन्म दिया, याद रखिएगा, नाजीवाद और फांसीवाद। तो पूछा जाता है कि किसका देन है जो नाजीवाद और फांसीवाद का जन्म हुआ, ठीक है। जर्मनी में नाजीवाद बना, कहाँ बना था, जर्मनी में, और वही आपको इटली में जो है ना फांसीवाद बना था, इटली में फांसीवाद। तो नाजीवाद और फांसीवाद का जन्म हुआ किस कारण से, वर्साई की संधि के कारण से। नाजीवाद कहाँ बने, जर्मनी में, और फांसीवाद कहाँ बने, इटली में। तो ये दोनों क्या थे, एक राजनीतिक दल था, एक पार्टी था, जिस पार्टी ने कहा कि भाई अगर तुम मेरा बात मानते हो, पूरे पब्लिक को अपने ओर आकर्षण किया, अगर तुम मेरा बात मानते हो तो मैं मतलब जो है फिर से मैं तुम्हारी अपमान का बदला ले सकता हूँ। ऐसी परिस्थिति में लोगों को भड़काया, लोगों को उस्काया, और जब ज़्यादा मजबूत हो गया तो लोगों को ज़बरदस्ती भी, जो नहीं शामिल होना चाहता था उसको भी शामिल किया। और लास्ट में हिटलर का तानाशाही जिसको हम कहते हैं, तो हिटलर ने तानाशाही ज़बरदस्ती नाजीवाद मतलब पार्टी बना के और सबको अपने कब्जे में कर लिया। कब्जे में करने का मतलब है कि उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि हमको बदला लेना है। अब बदला लेना किससे है, जिसने हम पर जुल्म ढाया है। तो जुल्म कौन, मित्र राष्ट्र ढाए थे, स्वाभाविक है, इसीलिए वो पार्टी मजबूत करने लग गया। अब वर्साई की संधि में कुल कितने धाराएं थे ये पूछे जाते हैं। तो 15 धारा याद रखिएगा, 439 सॉरी धाराएं 15 नहीं, भाग 15 थे और धाराएं 439 थी, और टोटल 80,000 जो है ना शब्द थे। तो ये आपको डेटा आपको याद रखना है, भाग, धारा और शब्द, ठीक है, भाग, धारा और शब्द। तो मैंने इतना बता दिया है, वर्साई की संधि का टॉपिक खत्म हो गया। अब साम्यवादी व्यवस्था की बात थोड़ा कर लेते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था क्या है। तो साम्यवादी व्यवस्था जो है, आपको साम्यवादी व्यवस्था एक प्रकार का विचारधारा है। क्या है, एक विचारधारा जो कार्ल मार्क्स का दिया हुआ है। पूछा जाता है कि साम्यवादी विचारधारा किसके दिए हैं, तो कार्ल मार्क्स कहाँ का था, तो जर्मनी का था। कहाँ का था, जर्मनी। ये कहता था, इसका कहना था कि वर्ग संघर्ष से ही लोग खुशी रह सकते हैं। अर्थात अगर आपको कोई तबाता है, आप गरीब हो, तो आप लड़ना सीखो, तभी जाके आपके हक मिलेंगे।
इसीलिए वर्ग संघर्ष में ये भरोसा करता था, इसीलिए इसने साम्यवाद को जन्म दिया। इसी को कहते हैं वर्ग संघर्ष से जो समाज बनता है उसी को हम साम्यवाद के नाम से जानते हैं। तो हम जो कार्ल मार्क्स के विचारधारा को अपनाया उसने किसको अपनाया? साम्यवाद को अपनाया। तो साम्यवाद के मतलब समझ में आ गया कि कार्ल मार्क्स का मतलब विचारधारा, इसका अर्थ होता है मानवीय समाज की कल्पना करे जिसमें भेदभाव न हो, मतलब कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। कार्ल मार्क्स का मानना था अगर कोई बड़ा छोटा मानता है तो संघर्ष करो, अपने आप बराबर हो जाओगे, ये चीज़ कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो इसी विचारधारा को हम साम्यवादी कहते हैं। अब ये साम्यवादी यानी कहने का मतलब है साम्यवादी का जन्म यहीं से हुआ। तो आगे हम जब पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध को तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो खेमे में विश्व बट गया, एक साम्यवादी एक पूंजीवादी, और पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच कैसे टकराव हुआ। एक रूस बन गया साम्यवादी के पक्षधर, अमेरिका बन गया पूंजीवादी का पक्षधर, और दोनों में बीच में तनाव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अब हम अगले दिन चर्चा कर देंगे सारे जितने भी हिस्ट्री है।